हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में वन। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ सामान्य परिचय पर। इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आते हैं कि मध्य प्रदेश की जो पुनर्निर्माण हुआ 2000 में, 1 नवंबर 2000, उसके पहले की और उसके बाद की स्थिति, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जो पहले का स्वरूप था, अविभाजित मध्य प्रदेश का जो स्वरूप था वह था 1 नवंबर 1956 का। जैसा कि अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। और जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है वह है 1 नवंबर 2000 का स्वरूप। अब अपन ने देखा कि पहले जो भौगोलिक सीमा है मध्य प्रदेश की, वह टोटल 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये टोटल 7 राज्य हैं जिनकी सीमा पहले साझा करता था जो मध्य प्रदेश से। और वर्तमान में कौन कौन से राज्य हैं? वर्तमान में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो छत्तीसगढ़ जो था वह सीमा बनाता था किस किस राज्य से? बिहार से, उसके बाद आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा से। ये जो स्थिति आप देख सकते हैं, यह है अविभाजित मध्य प्रदेश। तो अविभाजित मध्य प्रदेश वर्तमान पहले उत्तर प्रदेश से बनाता था, वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश से बनाता है। पहले राजस्थान से बनाता था, वर्तमान में राजस्थान से बनाता है। पहले गुजरात से बनाता था सीमा मध्य प्रदेश, वर्तमान समय में भी देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। पहले महाराष्ट्र से सीमा बनाता था, अभी भी महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। परंतु मध्य प्रदेश का यह जो भाग है, इतना भाग, यह मध्य प्रदेश से विभाजित होकर यह बना छत्तीसगढ़। और यहाँ के जो 3 राज्य हैं, कौन कौन से? बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों की सीमा लगने लगी वर्तमान में छत्तीसगढ़ से, और मध्य प्रदेश की सीमा लगने लगी छत्तीसगढ़ से। तो यह जो 3 राज्य हैं यह कवर कर लिए छत्तीसगढ़ ने। और वर्तमान में मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या बची टोटल 5: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसके बाद अपन देखते हैं विस्तार। विस्तार मतलब पहले जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा थी कितनी? उसकी लंबाई थी 1127, चौड़ाई थी 996 किलोमीटर। और वर्तमान में यदि अपन देखें तो मध्य प्रदेश जो है उसकी लंबाई है 870 किलोमीटर तथा उसकी चौड़ाई कितनी है? 605 किलोमीटर। अब देखें संभाग, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय टोटल संभाग कितने थे? 12 संभाग। तथा जिलों की संख्या कितनी थी? जिलों की संख्या हुई 61 जिले उस समय पर। लेकिन जो 3 संभाग हैं वह चले गए छत्तीसगढ़ में और संभागों की संख्या हुई 9। परंतु एक और संभाग अलग से बना, कौन सा? रीवा से अलग होकर बना शहडोल संभाग। और वर्तमान समय में संभागों की संख्या हो गई मध्य प्रदेश में 10। पूर्व में कितनी थी? 12 संभाग। वर्तमान समय में संभागों की संख्या कितनी है? 10 संभाग। टोटल जिले कितने थे? अभी देखा अपन ने 61 जिले थे। कब? 2000, 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले थे। और वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जिलों की संख्या है 52। अब देखें जनसंख्या घनत्व। तो जो अविभाजित मध्य प्रदेश है उसका जनसंख्या घनत्व था 149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में कितना है? 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अब यदि अपन क्षेत्रफल की चर्चा करें, यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन कि अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अविभाजित जो मध्य प्रदेश था उसका क्षेत्रफल था 443, 446। ऐसे आप यदि ये सिंगल डिजिट में याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्षेत्रफल कितना था अविभाजित मध्य प्रदेश का? 443, 446। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 30, 82, 52। कितना है? 30, 82, 52। यह है वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। अब देखिए यदि जनसंख्या, तो
1 नवंबर 2000 मतलब अविभाजित जो मध्य प्रदेश था उसकी जनसंख्या कितनी थी? 661,81,000 कितनी थी? 661,81,000। और यदि अपन वर्तमान समय में चर्चा करें तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की जो जनगणना है वह है 726,26,809। यह जो है जनगणना यह 2011 से ली गई है, 726,26,809 और अविभाजित मध्य प्रदेश की 661,81,000। अब अपन देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो है वह है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। यह था अविभाजित मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। कौन सा? उत्तरी अक्षांश का विस्तार, इसके अक्षांशीय विस्तार। अब अपन देखते हैं वर्तमान समय में जो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है वह है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अपन देखें देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यह था अविभाजित मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। एवं वर्तमान समय में कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। यह है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी। अपन थोड़ा समझते हैं अक्षांशीय और विस्तार, जो देशांतरी विस्तार है वह देखो मध्य जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं जो है वह मानी जाती हैं। वह कौन कौन सी हैं? एक तो है देशांतर रेखा, पहली हो गई कौन सी? देशांतर रेखा, तथा दूसरी जो है वह होती हैं कौन सी? अक्षांशीय रेखाएं। दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। अब जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा जो होती हैं वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। और पृथ्वी पर कोई भी जैसे स्थान है, पृथ्वी पर कोई भी स्थान कैसे प्रदर्शित किया जाता है? पृथ्वी पर कोई भी स्थान इन्हीं रेखाओं के द्वारा उसकी लोकेशन जो है वह बताई जाती है। यहां पर एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे अपन बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। यह जो है यह दो भागों में पृथ्वी को डिवाइड करती है। कौन कौन सा? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। कौन कौन सा? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। इसी प्रकार से एक अक्षांशीय रेखा भी होती है यहाँ पर मध्य में बिल्कुल, जिसे अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और यह पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। कौन कौन सा? यह है उत्तरी और यह कौन सा? दक्षिणी। यह चार भागों में पृथ्वी को अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं जो है डिवाइड करती हैं। अब यदि अपन देखें तो अपना जो मध्य प्रदेश है यहां पर एक और रेखा होती है। कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है इसे अपन बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे अपन बोलते हैं मकर रेखा। और अपने भारत या अपने मध्य प्रदेश की लोकेशन देखें तो वह कहां पर है? वह यहां पर है। यहां पर है कहां? मतलब जो अपना मध्य प्रदेश या जो संपूर्ण भारत है वह कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से होती है कौन सी? अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं। जैसे अपन ने पढ़ा ना 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा। वर्तमान में 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। यही रेखाएं कौन कौन सी? यह अक्षांश रेखाएं और ये जो है यह देशांतर रेखाएं। अब अपन देखते हैं कि क्षेत्रफल में यदि अपन देखें तो क्षेत्रफल में विभाजन के पूर्व अर्थात 1 नवंबर 2000 के पूर्व जो मध्य प्रदेश था वह देश का सबसे बड़ा राज्य था। परंतु वर्तमान समय में
यह जो मध्य प्रदेश है यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हो गया वह वर्तमान समय में कौन हो गया, वह हो गया राजस्थान। यह हो गया सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह हो गया मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसे अपन ने दो प्रकार से पढ़ा। एक जो स्थिति थी वह थी 1956 से 2000 के मध्य की स्थिति, तथा दूसरी जो स्थिति थी वह थी 2000 से लेकर वर्तमान समय तक की स्थिति। अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में वन। तो मध्य प्रदेश में जो वन है, मध्य प्रदेश वन संपदा में एक धनी राज्य है। मध्य प्रदेश भारत में वन संपदा में एक धनी राज्य है, और जो मध्य प्रदेश है उसमें भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन जो हैं वो पाए जाते हैं। मतलब सबसे अधिक वन जो हैं वह मध्य देश के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक जो वन है वह देश में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। तो यदि अपन देखें तो वन जो है, यदि अपन मध्य प्रदेश में वनों की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड वन यदि अपन देखें तो रिकॉर्डेड वन कितने हैं, 94689, मतलब 94,689 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वन फैले हुए हैं रिकॉर्ड के अनुसार। किसके अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार। यदि अपन वास्तविक जनसंख्या देखें तो कितनी है, 77414, 77,414 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वन जो है वह फैले हुए हैं मध्य प्रदेश में। यह जो 94689 94,689 वर्ग किलोमीटर है, यह कितना हुआ, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.7%। मतलब यदि रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो रिकॉर्ड के अनुसार मध्य प्रदेश के 30.7% जो क्षेत्र है उस पर वनों का विस्तार है। और यदि वास्तविक वन देखें 77414, तो यहाँ पर वनों का जो विस्तार है वह कितना है, 25.6% टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, मध्य प्रदेश के भाग का। यह देख सकते हैं आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। अर्थात मध्य प्रदेश वन संपदा में धनी राज्य है। अब अपन देखें कि जो वन है इन्हें मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा है, वन वृत्त, वन मंडल, उप वन मंडल, परिक्षेत्र, उप परिक्षेत्र। यह जो 5 भाग हैं इनमें साधारणतया वनों को डिवाइड किया जाता है, वन वृत्त, वन मंडल, उप वन मंडल, परिक्षेत्र, उप परिक्षेत्र। अब देखें मध्य प्रदेश में वन वृत्त जो है, वन वृत्तों की टोटल संख्या है 16, वन मंडल कितने हैं 62, उप वन मंडल कितने हैं 473, परिक्षेत्र कितने हैं 1871, और उप परिक्षेत्र कितने हैं 8286। तो ये जो हायरार्की है आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे, 16, 62, 473, 1871, 8286। यहाँ पर वन वृत्त, वन मंडल, उप वन मंडल, परिक्षेत्र, उप परिक्षेत्र। तो ये 2 चीजें हैं, यह 2 रिकॉर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। वन वृत्त 16, वन मंडल 62, उप वन मंडल 473, परिक्षेत्र 1871, उप परिक्षेत्र 8286। अब यदि अपन देखें कि जो वन वृत्त है, वन वृत्त के मुखिया को क्या बोलते हैं, CCF, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, अर्थात मुख्य वन संरक्षक। इसके बाद अपन देखें वन मंडल, तो वन मंडल की जो प्रमुख है उसे बोलते हैं CF, अर्थात कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि वन संरक्षक। अब देखें उप वन मंडल, तो उप वन मंडल का जो मुखिया होता है वह होता है असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, मतलब सहायक वन संरक्षक। इसके बाद देखें परिक्षेत्र, तो परिक्षेत्र का जो मुखिया होता है उसे अपन बोलते हैं रेंजर, और उप परिक्षेत्र का जो मुखिया होता है उसे अपन बोलते हैं डिप्टी रेंजर। यह एक साधारणतया जानकारी हो गई मध्य प्रदेश के वनों की। मध्य प्रदेश में वनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 5, वन वृत्त, वन मंडल, उप वन मंडल, परिक्षेत्र, उप परिक्षेत्र। अब देखें हायरार्की 16, 62, 473, 1871, 8286। वन वृत्त, इसका मुखिया CCF, मुख्य वन संरक्षक। वन मंडल, इसका मुखिया CF, अर्थात
वन संरक्षक, उपवन मंडल, इसका मुखिया ACF अर्थात सहायक वन संरक्षक, परिक्षेत्र का मुखिया हो गया रेंजर, और उप परिक्षेत्र जो है उसका मुखिया हो गया डिप्टी रेंजर। इसके बाद अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। तो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। कौन कौन से आइए देखते हैं। भौगोलिक, प्रादेशिक, वैधानिक, प्रजाति और वन विभाग के आधार पर। अब यदि अपन देखें भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, तो भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब देखिए प्रादेशिक आधार पर, तो प्रादेशिक आधार पर 3 प्रकार का वनों का वर्गीकरण है। विंध्य कैमूर वनपेटी, मध्य भारत वनपेटी, सतपुड़ा मैकाल वनपेटी। इसके बाद देखें वैधानिक आधार पर, तो वैधानिक आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार का है। कौन सा है। संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत वन। अब देखिए प्रजाति के आधार पर, तो प्रजाति के आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। साल, सागौन और मिश्रित वन, अर्थात साल और सागौन को छोड़कर समस्त प्रकार के वृक्ष जो है वह आ जाते हैं मिश्रित वनों की श्रेणी में। अब देखें वन विभाग के आधार पर, तो वन विभाग के आधार पर 3 प्रकार के हैं। राजकीय, निगम और निजी। आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है यह 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर साधारणतया किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वहां पर साधारणतया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मतलब यह जो होते हैं हवा में अपने पत्ते जो हैं इन पत्तों को त्याग देते हैं, अर्थात तेज हवा, तेज बारिश में जब होती है तो यह अपने पत्तों को क्या होते हैं त्याग देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती कहा जाता है। इनके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और यह साधारणतया बुंदेलखंड जो अंचल है, बुंदेलखंड अंचल में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, अर्थात वर्षा या पतझड़ के मौसम में यह अपने आधे पत्ते जो हैं वह त्याग देते हैं। मतलब जो भी वृक्ष जो है वह आधे पत्ते त्याग दें, वह कौन से हो गए उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, जिन्हें 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। कितने 100 से 150 सेंटीमीटर जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर यह पाए जाते हैं। और मुख्य स्थान कौन कौन से हुए। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, चीरी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया। अर्थात यह जो है यह मध्य प्रदेश का लगभग अधिक वर्षा वाला स्थान हो गया। अब देखते हैं अपन शुष्क पर्णपाती वन, मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मतलब जो पतझड़ के मौसम में लगभग सूखे डंठल के समान प्रतीत होने लगते हैं उन्हें कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन। और यह सामान्यतः 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाए जाएंगे। यह सामान्यतः चंबल अंचल में पाए जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे कम जो वर्षा वाला स्थान है वह चंबल अंचल ही है। कौन से। भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और दतिया। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया। वह होगा भिंड का गोहद। भिंड का जो गोहद है वह मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो जो शुष्क पर्णपाती है, मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है वह कहाँ पाए जाएंगे। भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पर। ठीक है। इसके बाद अपन कौन से वन देखते हैं। इसके बाद अपन देखते, ये हो गया अपना भौगोलिक हो गया समाप्त। कौन कौन सी भौगोलिक के 3 प्रकार। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसके बाद अपन देखते हैं वैधानिक आधार पर वन। वैधानिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। वैधानिक आधार पर वन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से। संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। संरक्षित वनों का मध्य प्रदेश में प्रतिशत कितना है। संरक्षित वनों का मध्य प्रदेश में प्रतिशत है 37.3%। आरक्षित वनों का 61.65%। अवर्गीकृत वनों का 1.05%। जो संरक्षित वन होते हैं यह यहाँ पर
पशु चारण जो है वह सर्वथा उसकी मनाही होती है, मतलब पशु चारण वहां पर अपराध माना जाता है। पशु चारण आप नहीं कर सकते, ना ही आप वहां पर उन वनों को काट सकते हैं। कौन से वन? जो आते हैं संरक्षित वनों में, जो भी वन आते हैं उन्हें आप काट नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन एक लाइसेंस है, लाइसेंस के तहत जो संरक्षित वन है वहां के वनों में कटाई की जा सकती है, मतलब वहां के वनों को काटने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और जो संरक्षित वन है इनमें सामान्यतः अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। संरक्षित वनों में क्या बनाए जाते हैं? अभ्यारण्य। और यह कितने प्रतिशत भाग पर है? यह टोटल वनों के 37.3% भाग पर स्थित हैं। अब अपन देखते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन 61.65% भाग पर हैं। और आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिनमें आप लाइसेंस क्या आप कुछ भी लिए हो, लेकिन यहाँ पर आप इस प्रकार के वनों में कटाई नहीं कर सकते, इस प्रकार के वनों में पशु चारण नहीं कर सकते। इस प्रकार के वनों में कौन से? राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थापित किए जाते हैं। आरक्षित वनों में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं। संरक्षित वनों में अभ्यारण्य और आरक्षित वनों में राष्ट्रीय उद्यान। संरक्षित वनों में पशुचारण कटाई के लिए मनाही होती है, लेकिन आप लाइसेंस के तहत संरक्षित वन में कटाई कर सकते हैं। लेकिन आरक्षित वन में आप किसी भी प्रकार से वनों की कटाई, वृक्षों की कटाई नहीं कर सकते हैं। इनमें राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं। अब आते हैं जो बाकी के बचे आवर्गीकृत वन। आवर्गीकृत वन मध्य प्रदेश में 1.05% है। और यहां पर पशु चारण आप कर सकते हैं, लेकिन पशु चारण के लिए आपको क्या देना होगा? सरकार के लिए शुल्क प्रदान करना होगा। और कुछ शुल्क देकर वहां पर आप क्या कर सकते हैं? पशु चारण की सुविधा उपलब्ध है। यहां पर अपने दो प्रकार के वन कौन कौन से? भौगोलिक आधार पर वन और वैधानिक आधार पर, इन दो प्रकार के वन जो है यह समाप्त होते हैं। अब अपन आगे देखते हैं प्रादेशिक आधार पर वन। प्रादेशिक आधार पर वन जो है वह भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है विंध्य कैमूर वनपेटी। विंध्य कैमूर जो वनपेटी है, यहाँ पर सामान्यतः विरल प्रकार के जो वृक्ष हैं वह पाए जाते हैं। और जो विंध्य कैमूर वनपेटी है यह मुख्यतः सागर, पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर, दमोह, ये जो जिले हैं यह किसके अंतर्गत आते हैं? यह विंध्य कैमूर वनपेटी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर सामान्यतः विरल वन पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है सतपुड़ा मैकाल वनपेटी। यहाँ पर सघन प्रकार के वन पाए जाते हैं, मतलब यह जो है अधिक वर्षा वाला स्थान हुआ तभी यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। और सबसे सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मतलब सतपुड़ा मैकाल जो वनपेटी है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वह देखते हैं अपन। होशंगाबाद, हरदा, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यह जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भी हैं। और ये सतपुड़ा मैकाल पेटी में स्थित है, यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। अब देखते हैं अपन मध्य भारत वनपेटी। मध्य भारत अर्थात चंबल का भाग, यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से जिले लगे? यहाँ पर लगे भिंड, मुरैना, श्योपुर। ये जो जिले हैं यह मध्य भारत वनपेटी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ सामान्यतः कटीले वन जो है वह पाए जाते हैं। भौगोलिक, प्रादेशिक और वैधानिक जो वर्गीकरण है वह होता है समाप्त। इसके बाद अपन देखते हैं कौन से? प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण। प्रजाति के आधार पर 3 प्रकार के वर्गीकरण है। कौन कौन से? साल, सागौन और मिश्रित वन। अब अपन देखते हैं साल। साल जो है यह टोटल जो वन है, वृक्ष हैं, उनके 16.54% पर केवल साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है कौन सा? सोहेरा रोबस्टा। यह साल का वैज्ञानिक नाम है। यह किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाएंगे? यह लाल पीले प्रकार की मिट्टी में जो है वह पाए जाते हैं साल के वृक्ष। और देश के लगभग 50% जो साल के वृक्ष हैं वह केवल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अर्थात साल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? साल के वृक्षों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब देखें इसकी उपयोगिता। तो साल की जो लकड़ी है इससे पहले रेलवे स्वीपर अर्थात पटरियों के बीच में अभी अपन जो देखते हैं कंक्रीट के बनाए जाते हैं, कहीं कहीं अभी भी देखने मिलते हैं कि लकड़ी के जो है स्वीपर बनाए जाते हैं। वह किस वृक्ष के बनाए जाते थे? वह बनाए जाते थे साल के वृक्ष की।
साल वृक्ष की जो लकड़ी है उससे रेलवे स्वीपर बनाए जाते थे। और यह कहाँ बनाए जाते थे? यह बनाए जाते थे बुधनी में। बुधनी में साल के वृक्ष से रेलवे स्वीपर बनाने का कारखाना जो है वह स्थित है। और बुधनी मतलब शिवराज सिंह चौहान जी का जो क्षेत्र है वही है बुधनी। यहाँ पर साल की लकड़ी से रेलवे स्वीपर बनाए जाते हैं, परंतु वर्तमान समय में कंक्रीट जो है इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है रेलवे स्वीपर बनाने में। अब देखते हैं अपन वर्षा। यह लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं। कौन से साल के वृक्ष? इसके बाद अपन देखते हैं यह कौन से स्थानों पर पाए जाएंगे। सर्वाधिक जो है यह सर्वाधिक पाए जाते हैं मंडला, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली। यह जो क्षेत्र है यहाँ पर साल के सर्वाधिक वृक्ष पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरा प्रकार प्रजाति के आधार पर। यह कौन सा है? यह है सागौन या टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सागौन, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। यह मध्य प्रदेश की लगभग 17.8% जो कुल वन क्षेत्र है उसके लगभग 17.8% क्षेत्र पर यह पाए जाते हैं। यह है काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा सागौन जो वृक्ष है उसके लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में यह पाए जाते हैं सर्वाधिक। और देश के जो 41% है, 41% जो है वह सागौन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मतलब मध्य प्रदेश सागौन में भी प्रथम स्थान रखता है पूरे भारत वर्ष में। इसके बाद अपन देखें सर्वाधिक जो सागौन के वृक्ष हैं वह बोरी घाटी में आते हैं, जो कि होशंगाबाद के अंदर स्थित है। होशंगाबाद का जो बोरी घाटी क्षेत्र है यहाँ पर सागौन के वृक्षों की इतनी अधिकता है कि वहां पर अपन देखें तो सागौन के इतने वृक्ष हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सामान्यतः धरती पर पड़ भी नहीं पाता। किसके कारण? सागौन वृक्ष के कारण। मतलब दिन में कभी भी सूर्य का प्रकाश सामान्यतः बोरी घाटी क्षेत्र में पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता। इतनी सघनता है सागौन की बोरी घाटी क्षेत्र में। अब देखते हैं यह सामान्यतः सागर, दमोह, खंडवा, होशंगाबाद, हरदा, खरगोन ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सर्वाधिक जो है वह वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? सागौन की। अब जो अन्य प्रकार है वह है मिश्रित वन, अर्थात साल और सागौन है। इन्हें साल और सागौन को छोड़कर जितने भी आप आसपास वृक्ष देखते हैं यह किस में आते हैं? यह मिश्रित प्रजाति में आते हैं, मिश्रित वनों में आते हैं। अब अपन देखें वन विभाग के आधार पर। वन विभाग के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं? वन विभाग के आधार पर वन होते हैं 3 प्रकार की। कौन कौन से? राजकीय वन, निगम वन और निजी वन। राजकीय वन कौन से होते हैं? जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो वन आते हैं वह होते हैं राजकीय वन। जो निगम अर्थात जो शहर में निगम होते हैं, नगर निगम वगैरह, उनके अंतर्गत अपन देखें रोड के बाजू से जो छोटे छोटे वृक्ष लगाए जाते हैं बाउंड्री वॉल में, वह किसके अंतर्गत आते हैं? वह निगम के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वह है निजी, अर्थात जो हमारे घरों में जो लगे होते हैं पेड़ पौधे, पेड़ वगैरह, बड़े बड़े पेड़, यह किसके अंतर्गत आते हैं? यह निजी प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं। तो यह था मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। तो यह था मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, भौगोलिक, प्रादेशिक, वैधानिक, प्रजाति और वन विभाग के आधार पर। अब अपन देखते हैं क्या थोड़ी सी और जानकारी वनों के बारे में। अपन देखें वन नीति। तो प्रदेश की जो पहली वन नीति है वह आई थी 1952 में, 1952 में। और जो नई वन नीति है अधुनिक समय में जो वन नीति चल रही है मध्य प्रदेश की, वह आई थी 4 अप्रैल 2005 को। नई वन नीति कब आई थी? यह आई थी 4 अप्रैल 2005 को। और जो प्रथम वन नीति है वह वन नीति मध्य प्रदेश की 1952 को। इसके बाद अपन देखते हैं राज्य के प्रमुख जो है वन संस्थान। राज्य के प्रमुख वन संस्थान कौन कौन से हैं? पहला है वन राज्यिक महाविद्यालय। वन राज्यिक जो महाविद्यालय है यह कहाँ स्थित है? यह बालाघाट में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1979 मतलब 1979 में। यह मध्य प्रदेश का प्रथम वन राज्यिक विद्यालय था या महाविद्यालय था। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय है कहाँ स्थित है? यह बैतूल में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में। अब देखें फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर, मतलब जो नौकरी लग के फॉरेस्ट में जाते हैं गार्ड, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? यह
मध्य प्रदेश में 4 स्थान पर होती है। कौन कौन सा है? रीवा का गोविंदगढ़, अमरकंटक, लखनादौन और शिवपुरी। यह 4 जो स्थान है यहाँ पर फॉरेस्ट के जो गार्ड हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है। अब अपन देखें संजीवनी संस्थान, तो यह संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? संजीवनी संस्थान भोपाल में स्थित है। देश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर कहाँ पर है? यह राला मंडल इंदौर में स्थित है। इसके बाद अपन देखते हैं वन्य जीव एवं फॉरेंसिक स्वास्थ्य केंद्र, यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, यह कहाँ है? यह भी जबलपुर में स्थित है। और प्रादेशिक जो वन स्कूल है वह कहाँ स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। यह हो गए राज्य के प्रमुख वन संस्थान। इसके बाद अपन देखते हैं वनों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन वृत्त है वह कौन सा है? वह है खंडवा। खंडवा जो है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त है और सबसे छोटा वन वृत्त है होशंगाबाद। अब अपन देखें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला, यह है बालाघाट। मतलब जो बालाघाट है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वनों का आवरण है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखें न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला, यह कौन सा है? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में सबसे कम जो है वनों का आवरण है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब अपन देखते हैं सर्वाधिक संरक्षित वन, अभी अपन ने देखे थे संरक्षित आरक्षित अवर्गीकृत। तो सर्वाधिक जो संरक्षित वन है वह छतरपुर में और सबसे कम संरक्षित वन है वह है खंडवा में। अब यदि आरक्षित वनों को देखें तो वह जस्ट इसके अपोजिट है, अर्थात सबसे अधिक जो आरक्षित वन है वह है खंडवा में और सबसे कम जो आरक्षित वन है वह कहाँ है? वह छतरपुर में स्थित है। और से देखें सब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि संरक्षित जो वन है वह सबसे ज्यादा कहाँ है? छतरपुर में है। सबसे कम कहाँ है? खंडवा में है। आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर है? आरक्षित वन सर्वाधिक खंडवा में है और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है छतरपुर में। अब देखें वनों का वर्गीकरण। जो वनों का वर्गीकरण है यह सर्वप्रथम दिमाग आया था मध्य प्रदेश के व्यक्तियों में ही। और सर्वप्रथम जो है वनों का 100% राष्ट्रीयकरण किसने किया? वह राज्य बन गया 1970 में मध्य प्रदेश, जिसने वनों का संपूर्ण मतलब 100% जो है वह राष्ट्रीयकरण किया। सबसे पहले राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में तेंदू का जो पेड़ है तेंदू पत्ता, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 1964 में। और 6 वर्ष पश्चात 1970 में संपूर्ण जो है वह राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब यदि देखें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? सागौन के लगभग 17% और दूसरे नंबर पर आते हैं साल के वृक्ष जो 16% लगभग जो हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष कौन से हैं? सागौन। और दूसरे नंबर पर वृक्ष कौन से हैं? साल। यह थी मध्य प्रदेश में संपूर्ण वनों की कहानी। थैंक यू।